हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जब लिगेंड और मेटल दोनों बाइंड हो जाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है, तो वो लिगेंड्स एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मींस होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। अब उनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है, जैसे हमने कार्बन के कंपाउंड्स की नेमिंग सीखी है, इसी तरह से इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी नेमिंग हमें पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि आपके लिए इजी बनाने के लिए किया गया है। थियोरेटिकली लाइंस एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि राइट द रूल्स ऑफ आयोपैक नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन आएगा कि आपको या तो फॉर्मूला दे रखा होगा, उसका नेम लिखना है, या नेम दे रखा होगा, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो दो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम पहले वो रूल पढ़ेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें नेम लिखना होता है। हमें फॉर्मूला गिवन है, हमें उसका नेम लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला रूल है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, चेक करना है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कैसा है। वो कॉम्प्लेक्स हमारा उसके वो कैटायन है या एनायन है, या अगर दोनों प्रेजेंट है उसके अंदर, तो पहले जो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन की फॉर्म में है या एनायन की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, जैसे K4FeCN होल 6, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक है कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है ये, और उस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर जो आयंस हैं वो दूसरे आयन हो गए जो कि आयनाइजेबल है। तो आपको ये चीज देखनी है, जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है उससे पहले कोई आयन है या उसके बाद में कोई आयन है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के पहले कोई आयन है तो ये आपका कैटायन हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन स्फेयर आपका एनायन हो जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर पहले आता है बाद में कोई आयन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है और बाद में Cl3 लगा दिया, इस तरह का अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो पहले अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर आ रहा है तो जो चीज पहले आती है वो कैटायन होती है। तो अब कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायन बन गया और ये जो Cl है ये एनायन बन गए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख के ये फाइंड आउट करना है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो कैटायन है या एनायन है, मींस कॉम्प्लेक्स आपका कैटायन है या एनायन है। तो फर्स्ट स्टेप, अगर कैटायन है तो जो चीज कैटायन है उसका नाम पहले लिया जाएगा। अगर कैटायन ये आगे वाले आयंस पहले आए हुए हैं तो ये कैटायन है, तो मैं पहले पोटेशियम लिखूंगी। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा। क्लियर, पहला रूल ये है। सेकेंड रूल क्या है कि अगर आपका जैसे पहले अगर ये कैटायन आ गया तो नेम क्या हो गया, पोटेशियम आ गया पहले। कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम, नो। ऐसे जैसे कार्बन में हम करते हैं कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो भी जितने भी नंबर के हैं उनको हम डाई ट्राई टेट्रा ये लिखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर भी होगी, बट ये लिगेंड्स के लिए होगी। ये चीज कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर जो आयंस प्रेजेंट है, काउंटर आयंस जिनको हम कहते हैं, उनके लिए नहीं होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। उनके लिए हमें सिंपल नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर K4 है तो K4 का नाम पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है। ठीक है, तो कैटायन जो भी होगा उसका नाम पहले आएगा और जो एनायन है उसका नाम बाद में आएगा। तो अब जैसे यहाँ पर एनायन क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायन है। तो जब हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर की या कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है और कुछ लिगेंड्स हैं। तो पहले आपको किसका नाम लिखना है, लिगेंड्स का। जैसे हम कार्बन की आयोपैक नोमेनक्लेचर करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं और पेरेंट चेन को बाद में। तो सिमिलरली यहाँ पर पेरेंट कौन है, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम बाद में लिखेंगे, पहले नेम लिगेंड्स बिफोर द सेंट्रल मेटल एटम, पहले लिगेंड्स को नाम देना है। तो लिगेंड्स जैसे H2O एक्वा हो गया, NH3 अमीन हो गया, CO कार्बोनिल है, NO नाइट्रोसिल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम अच्छे से लिगेंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड भी पढ़ चुके हैं। तो जो भी लिगेंड है आपको उसका नाम लिखना है। कैसे लिखना है, लिगेंड्स अगर एक जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने लिगेंड है उनके आगे आप, अगर एक लिगेंड है मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, यहाँ पर 3 आएगा, 4 ये गलत, यहाँ पर ये गलत हो रखा है, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा।
6 है तो हेक्सा। जैसे नॉर्मल नेमिंग होती है कि जितने नंबर ऑफ आयंस 2 हैं तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। जो पहले हम कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग 10th क्लास में करके आए, 11th में भी की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर एक जैसे हैं तो हम ये वाले प्रीफिक्सेस लगाएंगे। अगर डिफरेंट लिगेंड्स है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो डिफरेंट टाइप के अगर लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उनको हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नेम पहले, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसका नाम बाद में। और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डाई ट्राई टेट्रा है, इनके जो अल्फाबेट्स हैं ये काउंट नहीं होंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने के लिए जब हम लिस्टिंग करेंगे तो ये काउंट नहीं होंगे, जैसे नॉर्मल आयोपैक नोमेनक्लेचर के अंदर होते हैं। तो यहाँ हमने 2 रूल्स पढ़े। पहला कि आपको चेक करना है, फर्स्ट रूल, कि जो कैटायन क्या है, एनायन क्या है। जो कैटायन है उसका नाम पहले आएगा, जो एनायन है उसका नाम बाद में आएगा। जो भी, चाहे कैटायन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या एनायन कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, उसके नाम जब हम लिखेंगे तो उसमें हमें पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है, और किस ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है। जब लिगेंड का नाम लिखने के बाद क्या होगा, सेंट्रल एटम बच जाएगा, तो फिर उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। अब 2 चीज थी, मैंने बताया कि अगर कैटायन है या एनायन है तो दोनों का डिफरेंट नेम होगा। अगर कैटायन है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर आपका कैटायन है, इज द कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और न्यूट्रल। अगर कैटायन है या न्यूट्रल है तो जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर मेटल एटम है उसका नाम एज इट इज आएगा। जैसे पीटी है तो प्लैटिनम आएगा। बट अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर आपका एनायन है तो मेटल के नेम के एंड में 8 आ जाएगा, ATE 8 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया था K4 FeCN होल 6, ये एग्जांपल दिया था। इसके केस में K क्या है, कैटायन है, K4 कैटायन हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर एनायन हो गया। तो अब इस एनायन के, जब मैं इस एनायन का नेम लिखूंगी तो पहले तो मेरे को लिगेंड्स लिखने हैं। 6 साइनो ग्रुप्स हैं या साइनाइडो हैं, तो 6 है, 6 के लिए हेक्सा लग जाएगा। सबसे पहले इसका नाम आएगा तो K4 के लिए हो जाएगा पोटेशियम। मैंने आपको ये चीज बता दी कि आपको डाई ट्राई टेट्रा बाहर वाले जो काउंटर आयंस हैं उनके लिए नहीं लगाना, तो K4 के लिए सीधा हम पोटेशियम नेम लिखेंगे। उसके बाद एनायन का नेम करेंगे। एनायन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो इसमें लिगेंड्स का नाम पहले आएगा। कितने लिगेंड्स है, 6, एक जैसे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले रूल की कोई नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर 6 की 6 साइनो है तो आपको लिखना है हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनाइडो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। हेक्सासाइनो, उसके बाद रह गया मेटल। तो मेटल एटम यहां पर आयरन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फेयर एनायन है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर एनायन है तो रूल है हमारे पास कि मेटल एटम का नेम एंड होगा ATE से, तो आयरन को लिखा जाता है फेरेट। आयरन को लिखा जाता है फेरेट। यहां पर आप ऐड कर लेना, अगर Fe होगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर, अगर एनायन है, एनायनिक है और उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, तो आयरन को लिखा जाएगा फेरेट। सिमिलरली अगर टिन है, SN है, तो इसको लिखा जाएगा स्टेनेट। जो चीजें एडिशन की है वो आप इसको अपनी नोट्स में ऐड कर लेना, स्टेनेट। अब ये वाला रूल क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ लीगेंड नेम ऑलरेडी हैज प्रीफिक्स। अगर लीगेंड के नेम में ऑलरेडी प्रीफिक्स है, जैसे इथेन डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें ऑलरेडी एक डाई प्रीफिक्स है, तो जो ऐसे लीगेंड्स होते हैं वो अगर डबल या ट्रिपल टाइम आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन ये है COEN होल थ्राइस, ठीक है। सपोज मैंने एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लिया, तो इसमें EN मुझे पता है कि EN का मतलब क्या है, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है। EN किसको डिनोट करता है, इथाइलिन डाइअमाइन को डिनोट करता है। तो इसमें ऑलरेडी प्रीफिक्स आ रहा है, एक डाई ट्राई टेट्रा जिसके अंदर आ रहा है, तो अगर वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है एज अ लिगेंड, तो उनके लिए हम, इसके लिए मैं ट्राई इथेन डाइअमाइन नहीं लगाऊंगी, इसके लिए इसके 3 के लिए यूज होगा ट्रिस। तो अगर ये 2 होते तो 2 के लिए यूज हो जाएगा बिस, यहां पर ये 2 के लिए यूज है। अगर 3 होंगे तो ट्रिस, 4 होंगे तो टेट्राकिस, ठीक है। इतने, क्योंकि हमें इससे ज्यादा के कॉम्प्लेक्सेस नहीं पढ़ने, तो आपको यही चीज याद रखनी है कि अगर डबल है तो बिस यूज होगा, ट्रिपल है तो ट्रिस यूज होगा, ट्राई नहीं यूज होगा, 4 है तो टेट्रा नहीं, टेट्राकिस यूज होगा, ठीक है। ये फॉर 2, फॉर 3, फॉर 4। नाउ फाइनल आपको ये ऑर्डर रिमेंबर रखना है, ये एक शॉर्ट ट्रिक ऑर्डर रिमेंबर रखना है बस, कि सबसे पहले लिगेंड्स को नेम दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फेयर का। कोऑर्डिनेशन स्फेयर चाहे आपका एनायन है चाहे कैटायन है, जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर को नेम देने की बारी आएगी तो आपको लिगेंड को नेम पहले देना है।
डाई ट्राई टेट्रा लगा लेना है। अगर एक से मल्टीपल लिगेंड्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको उनकी लिस्टिंग करनी है। देन मेटल का नेम आएगा। मेटल अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है तो मेटल का नेम एज इट इज आएगा, और अगर एनायन है तो उसके नेम के पीछे 8 लग जाएगा। जो नेम डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे आयरन है तो आयरनेट नहीं लिखना, आपको आयरनेट नहीं लिखना, डिफरेंट नेम है उसका, फेरेट मैंने लिखवा दिया। जैसे एसएन है टिन, तो टिनेट नहीं लिखना, तो आपको लिखना है स्टेनेट, जो डिफरेंट है वो लिखवा दिया। एजी है तो अर्जेंटेट आएगा, सिल्वरेट नहीं आएगा। तो जो डिफरेंट है और जो यूज होते हैं कॉमनली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए। उसके बाद क्या आएगा, मेटल का नेम लिखने के बाद, जैसे यहाँ फेरेट लिख दिया, उसके बाद आएगी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखी जाएगी, पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं इस तरह, ये वाले ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहा जाता है। तो फेरेट लिख दिया। अब फेरेट लिखने के बाद इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ रोमन नंबर के अंदर लिखना है। उसके बाद काउंटर आयन लिखना है। अगर ये काउंटर आयन किसकी बात की जा रही है, अगर काउंटर आयन एनायन है और अगर काउंटर आयन कैटायन है तो पहले काउंटर आयन लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, इसमें से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने अपने रूल में सबसे पहला रूल क्या पढ़ा कि आपको स्टेप 1 में देखना है कि कैटायन क्या है, एनायन क्या है। देखो, तो पहले क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसके बाद ये काउंटर आयन आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स इज कैटायन और ब्रोमीन जो Br3 बाहर है वो एनायन हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो अब मेरे को इसका नेम लिखना शुरू करना है पहले कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स का नेम लिखूंगी तो पहले लिगेंड्स का नेम लिखा जाएगा। लिगेंड्स यहाँ पर H2O लिगेंड है और 6 लिगेंड्स हैं, एक जैसे लिगेंड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई नीड है नहीं। 6 लिगेंड है तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे हम, हेक्सा। हेक्सा यूज करेंगे। हेक्सा क्या है, ये एक्वा, हेक्सा एक्वा, वाटर नहीं है, हेक्सा एक्वा। देन एल्यूमिनियम, सारे लिगेंड्स खत्म, 6 के 6 लिगेंड्स डन हो गए। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, कैटायन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन होने की वजह से एल्यूमिनियम एज इट इज आएगा, एल्यूमिनेट नहीं आएगा। अगर ये एनायन होता तो AT लग जाता। पैरेंथेसिस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ, सिखाऊंगी कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये खत्म हो गया। उसके बाद जो काउंटर आयन है वो आपका एनायन है, तो उसका नेम क्या है, ब्रोमाइड। जब भी आपके कोई भी एनायन होता है तो उसका एनायन के नेम के एंड में IDE लग जाता है, जैसे Br नेगेटिव ब्रोमाइड। N3 नेगेटिव नाइट्राइड, P3 नेगेटिव फॉस्फाइड, तो ये IDE लग जाता है। तो ये अगर एनायन होगा तो मैं ब्रोमाइड IDE लगाऊंगी, ट्राई ब्रोमाइड नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो काउंटर आयंस हैं जो ब्रैकेट के बाहर हैं, चाहे पहले हैं चाहे बाद में है, उनका जो नेम है वो एज इट इज लिखना है, डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड, सिंपल। अब नाउ द टास्क इज हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैंने आपको बताया था, इससे लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहां पर सीखी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी वहां पर टर्म थी। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम जो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उस पे जितने भी लिगेंड्स लगे हुए काउंटर आयंस हैं उन सभी को हटाने के बाद जो सेंट्रल एटम पे चार्ज बच जाता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट सेंट्रल एटम। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको x मान लेंगे। हमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, हमने इसको x मान लिया। बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी के ऑक्सीडेशन नंबर मींस उनके ऊपर कितना चार्ज है ये हमें पता होगा, क्योंकि हमने जितने भी लिगेंड्स पढ़ लिए हमें पता चल गया। जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उन पे 0 चार्ज, जो एनायनिक लिगेंड्स हैं उनके चार्जेस हमें याद करने हैं कि -1 है, -2 है, -4 है, क्या चार्जेस हैं। तो बाकी के चार्जेस आप ऐड कर दोगे, तो जितने भी चार्जेस हैं, जब हमें दिख रहा है कि ये कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल है, तो जो टोटल चार्जेस का सम होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मानी x, H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है और कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर 6, तो 6 × 0, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 चार्ज हो जाएगा। प्लस में अब जो ये Br3 बच गए, एक Br के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, 3 Br के ऊपर कितना चार्ज होगा, -3। या आप ऐसे कर लो 3 × -1, ऐसे कर लो, चाहे -3 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस पता होना चाहिए। तो ये -3 लिख दिया मैंने,
इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल इस कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, तो सभी के चार्जेस को अगर मैं ऐड करूंगी तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑन कैलकुलेटिंग इसको जब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगी तो ये हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, +3। तो इट मीन्स जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 हो गई इसके अंदर। तो इसको मुझे रोमन नंबर के अंदर लिखना है, ऐसे रोमन नंबर के अंदर लिखूंगी। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कैटायन है और जो काउंटर आयन है वो एनायन है। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले कैटायन का नेम करना है। कैटायन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को अगर नेम करेंगे तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स क्या है यहाँ पर, अमीन। कितने अमीन है, 6। तो 6 के लिए प्रीफिक्स लगेगा हेक्सा, हेक्सा अमीन। यहां स्पेलिंग का ध्यान रखना है, AMMINE आएगा, हेक्सा अमीन। देन जो आपका मेटल एटम है वो आएगा क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी पैरेंथेसिस में, और उसके बाद काउंटर आयन का नाम, काउंटर आयन विल बी लगाने। ये डन। अब सेम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अगर मैंने इसको X मान लिया, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, पढ़ा हुआ है हमने लास्ट क्लास में। कितने लिगेंड्स है, 6, 6 × 0। फिर प्लस में 3 Cl है, एक Cl के ऊपर कितना चार्ज, -1, 3 Cl के ऊपर कितने चार्ज, -3, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो सेम x - 3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की यहां पर भी क्या हो गई, 3, जिसको रोमन नंबर में लिखना है। डन, ये हमारा नाम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपका काउंटर आयन पहले है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में। तो जो पोटेशियम है ये कैटायन हो गया और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन हो गया। तो इसके केस में बस एक ही रूल बदलता है कि जो सेंट्रल एटम है, जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम रखेंगे तो जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम की के नेम के एंडिंग में ATE आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो लिखना शुरू करते हैं। K इज पोटेशियम, आपको बताया हुआ है K3 ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना। काउंटर आयन में जो नीचे के 1 2 3 जो भी है उसके प्रीफिक्सेस नहीं लगते, सिंपल पोटेशियम लिखना है, पोटेशियम। देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन सा है, F, F इज फ्लोराइडो, 6 फ्लोरीन आर देयर, तो हेक्सा फ्लोराइडो। पोटेशियम आयरन है, आयरन का नाम मैंने बताया कि फेरेट आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो फेरेट आ जाएगा। अब पैरेंथेसिस के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेशियम की हमें पता है +1 होती है, 3 पोटेशियम है, +3 हो जाएगी। प्लस करेंगे, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको X मान लेंगे। फ्लोरीन की, एक फ्लोरीन की -1, 6 फ्लोरीन की -6, तो ब्रैकेट में -6, ओवरऑल चार्ज 0 है तो इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये क्या आ गया, x - 3 इक्वल्स टू 0, +3 और -6 -3 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अगेन यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट है ZnOH होल 4 -2। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आप एक रूल छोटा सा ऐड होगा, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है कि एनायन है। देखो इसमें काउंटर आयन नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दे रखा है, तो इसका ये क्या है, ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसको आयनाइज करा दिया गया है। तो जो इसके काउंटर आयन थे वो आयनाइज हो गए, जो ब्रैकेट के बाहर थे। जैसे अगर सपोज मैं इसको आयनाइज करा दूं, अगर मैं K3Fe(F6) को आयनाइज करा दूं, पानी में डाल दिया मैंने, तो K3 क्या है, ब्रैकेट के बाहर के आयंस है, तो ये आयनाइज हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। तो 3 मुझे क्या मिलेगा, 3K पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, और जो 3 पॉजिटिव चार्ज है यहां से लेके गए हैं तो यहाँ 3 नेगेटिव छोड़ गए होंगे, क्योंकि पहले क्या था, ओवरऑल चार्ज 0 था, तो अगर 3 पॉजिटिव यहां से चला गया तो 3 नेगेटिव छोड़ गए होंगे यहाँ पर। तो Fe(F6) के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव। तो ये वाला मैं इसको ऐसे भी शो करूं चाहे ऐसे शो करूं, एक ही बात है। बस नेमिंग में डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेमिंग में डिफरेंस ये आएगा कि अब इस नेम के एंडिंग में मैं आयन लगाऊंगी। कैसे, देखो
हमने ये देख लिया कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये एनायन है, कैटायन तो नहीं है। तो एक तो सेंट्रल एटम के एंडिंग में ATE आएगा। सेकंड क्या होगा, अगर कहीं पर आपको ऐसा एनायन मिल जाता है या कैटायन मिल जाता है, आयन मिल जाता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, तो एंड में हम जहां हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं उसके एंड में ION आयन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहां पर देखो, पहले आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है। 4 लिगेंड है, OH लिगेंड, OH इज हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्साइडो, एक ही बात है। कितने हैं? 4 है, तो टेट्रा प्रीफिक्स यूज करेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। मेटल एटम है जिंक। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है तो जिंक 8 लग जाएगा एंडिंग में, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और एंड में इसको आयन बोलेंगे, क्योंकि ये आयन है, ये कंपाउंड नहीं है, ये आयन बन गया। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सेम फॉर्मूला है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X मान लेंगे, X आ गया। OH हाइड्रोक्साइडो एक एनायनिक लिगेंड है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो 4 लिगेंड है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया लिगेंड्स का? -4। अब इक्वल्स टू 0 नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, तो इक्वल्स टू जितना चार्ज है उतना चार्ज रखेंगे। इनके ऊपर यहाँ कोई चार्ज नहीं था तो हमने इक्वल्स टू 0 रखा। यहाँ चार्ज है, कितना चार्ज है? -2, तो -2 के इक्वल रख देंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? -2 + 4, ये माइनस का है तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू +2। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, रोमन नंबर में 2 लिख देंगे, दैट्स इट। और कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं उन सभी के अंदर ये सारे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस थे कि एक जैसे लिगेंड्स थे सारे। अब आ गया हेटेरोलेप्टिक का कॉम्प्लेक्स कि यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सबसे पहला रूल देखना है कि कैटायन है एनायन है। कैटायन है उसका तो लिगेंड्स पहले लिखेंगे, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो लिगेंड्स पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर लिगेंड्स हैं 2 डिफरेंट टाइप के, एक है एक्वा, एक है क्लोराइडो। तो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग करनी है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? एक्वा, ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो एक्वा को पहले लिखेंगे, क्लोराइडो को बाद में लिखेंगे और फिर सेंट्रल एटम को लिखेंगे। कितने एक्वा है? टेट्रा, 4 है, तो टेट्रा एक्वा। क्लोराइडो कितने? डाई क्लोराइडो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इनके प्रीफिक्सेस होते हैं इनके अकॉर्डिंग आपको अल्फाबेटिकल लिस्टिंग नहीं करनी। आपको ये नहीं कहना कि भाई टेट्रा क्लोरो के टेट्रा एक्वा में टी तो बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर और डी पहले आता है तो डाई क्लोराइडो पहले लिखो, नहीं। प्रीफिक्सेस का कभी भी हम कंपैरिजन नहीं करते अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में। जो एक्चुअल नेम है लिगेंड का, जैसे लिगेंड का नेम है एक्वा और क्लोराइडो, तो एक्वा का ए और क्लोराइडो का सी का कंपैरिजन किया जाएगा, ये टेट्रा और डाई का कंपैरिजन नहीं होगा। तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो लिगेंड्स डन हो गए, बच गया मेटल एटम दैट इज कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है तो ATE लगाने की नीड नहीं है, कोबाल्ट लिखा और पैरेंथेसिस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट करके लिखेंगे। काउंटर आयन इज क्लोराइड। अब ये क्लोराइड रह जाएगा, क्लोराइडो नहीं होगा, O आता है एनायनिक लिगेंड्स के पीछे। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, जब लिगेंड होगा Cl नेगेटिव तो क्लोराइडो होगा, अदरवाइज क्लोराइड रहेगा, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X की ऑक्सीडेशन, ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X मान लिया, X हो गया जी। H2O न्यूट्रल लिगेंड है, 4 न्यूट्रल लिगेंड, एक का चार्ज 0, चारों का चार्ज 0, तो X + 4 × 0। देन Cl, 2 Cl है, एक Cl पे एक माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, तो -2 आ गया। अब ये वाला जो Cl है इसके ऊपर भी एक माइनस है तो ये भी -1, ओवरऑल 0, सबका चार्ज लेना है। अब क्या रह गया? X, ये तो हो गया 0 + 0 -2 -1 = 0, X - 3 = 0, X की वैल्यू आ गई +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई, तो आपको रोमन में 3 लिख देना, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट है कि ये कैटायन है, जैसा ये था ये एनायन था, अब ऐसा ही आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया जो कि कैटायन है, कि इसके बाद वाले जो आयंस थे वो आयनाइज हो गए। सपोज बाद में यहाँ +2 है, सपोज अगर मैं +2 को हटा दूं और यहाँ Cl2 था तो ये कंपाउंड हो गया। अब Cl2 इसको मैंने पानी में डाला, 2 Cl नेगेटिव बाहर निकल गए, आयनाइज हो गए, तो आयनाइज होते ही इन 2 Cl ने 2 Cl नेगेटिव ले गए, 2 पॉजिटिव यहाँ पर छोड़ गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो ये कैटायन की तरह ही नेम होगा, बस एंड में क्या आ जाएगा? आयन।
ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में लिखने के बाद ION आपको लिखना है और कोई डिफरेंस नहीं है, तो घबराना नहीं है इनको डिफरेंट कंपाउंड्स को देख के। नेक्स्ट अब इसके अंदर ही नेमिंग करेंगे तो 4 अमीन है, टेट्रा, 4 के लिए प्रीफिक्स आ जाएगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कॉपर, क्योंकि ये आयन कैसा है, कैटायन है, एनायन नहीं है, कैटायन है तो कॉपर आएगा। अगर 2 नेगेटिव होता तो क्यूपरेट आ जाता, ठीक है। +2 चार्ज है तो कॉपर आ जाएगा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो इसके निकालने के लिए इसको x मान लूंगी मैं, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है तो ये तो कुछ चार्ज दे ही नहीं रहे, तो x +0 इक्वल्स टू +2, तो x इक्वल्स टू +2 ये हो गया, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 2, रोमन नंबर में लिखना है। अब बहुत ये सारे एग्जांपल्स हमने प्रॉपर्ली पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके कर लिए। अब ट्राई करना है कि थोड़ा मन में कैलकुलेशन करें, माइंड में कैलकुलेशन करें कि ये लिगेंड्स हैं, ये इतना चार्ज देंगे, ओवरऑल इतना है, तो माइंड में कैलकुलेशन करें। आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि माइंड में कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि चाहे CBSE बोर्ड एग्जाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर चैप्टर आ रहा है तो IUPAC नेमिंग आएगी ही आएगी, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाए कि भाई आपको ऐसे कंपाउंड्स दे दिए जाए उनका नेम लिखना है, चाहे वो MCQ के फॉर्म में आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि IUPAC नेमिंग आती ही आती है, चाहे फॉर्मूले का नेम लिखवा लेंगे या नेम से फॉर्मूला लिखवा लेंगे। एक पक्का क्वेश्चन है कि जो यहाँ से आता ही आता है, किसी भी फॉर्म में आए, MCQ में आए चाहे डिस्क्रिप्टिव में आए। नेक्स्ट इज K2SnCl6, तो K2 आपका कैटायन हो गया और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। एनायन है तो मेटल एटम के पीछे ATE आएगा, ध्यान रखना है, माइंड में ये चीज पहले ही आ गई। K2 है तो पोटेशियम लिखना है, डाई पोटेशियम नहीं लिखना, बार बार बता रही हूं मैं, पोटेशियम लिखना है। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करोगे तो पहले लिगेंड्स आएंगे, 6 लिगेंड्स हैं, हेक्सा क्लोरो लिखो या हेक्सा क्लोराइडो लिखो, दोनों सही है। लिगेंड्स डन, SN आ गया। अब SN इज टिन, टिन नहीं लिखना क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर है एनायन, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर एनायन है तो मेटल एटम के पीछे ATE आएगा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड अभी जो हमने पढ़ी थी कि उसमें बताया था कि टिन अगर है तो स्टेनेट आएगा, स्टेनेट आएगा, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x मान लिया, इसको 2K है, 1K पे +1 चार्ज होता है, 2K पे +2 चार्ज, तो +2 प्लस SN की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, x हो गई। Cl, 1 Cl पे -1, 6 Cl पे -6 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4, तो यहाँ पर हम रोमन में 4 लिख देंगे, सिंपल। नेक्स्ट और लास्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है, ये आइसोमर है। अभी हम आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी, अभी तो आपको नेमिंग करनी है। तो ये क्या है, जहां पर एनायन और कैटायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो। अभी तक हमने उनकी नेमिंग करी कि या तो कैटायन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा या एनायन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा। ये ऐसा कंपाउंड है जहां पर एनायन कैटायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो आपको कैसे नेमिंग करनी है, कुछ नहीं, सिंपल, हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है उनका नेम लिखने के लिए हमें पहले लिगेंड लिखना है, फिर मेटल एटम लिखना है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायन है तो मेटल एटम का नेम एज इट इज आएगा, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर एनायन है तो मेटल एटम के पीछे ATE आ जाएगा। तो सेम रूल लगा के यहाँ पे काम करना है, डरने की कोई बात है नहीं। तो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायन है तो इसके लिगेंड्स लिखेंगे, फिर उसका मेटल एटम का नेम लिखेंगे। यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड है, एक है अमीन, एक है क्लोराइडो। तो वही अल्फाबेटिकल लिस्टिंग आएगी, अमीन A पहले आता है, C बाद में आता है। अमीन कितने हैं, 4, तो टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो, फिर मेटल एटम लिखेंगे तो मेटल एटम इज प्लैटिनम। और ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैसा है, कैटायन है तो प्लैटिनम नेम आएगा, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, एंड में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एनायन लिखेंगे, एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर है तो कोई बात नहीं, उस रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फेयर है तो अगेन इसके पहले लिगेंड्स लिखे जाएंगे, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, क्लोरीन है तो हेक्साक्लोराइडो, हेक्साक्लोराइडो, फिर प्लैटिनम है तो अब ये प्लैटिनम नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट, क्योंकि अब ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो सेकंड वाला है ये एनायन है, तो प्लैटिनम की जगह आ जाएगा प्लैटिनेट, और उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही x मान लेना है। दोनों प्लैटिनम है तो दोनों की x सेम मेटल है तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। आप यहाँ पर x मान लिया हमने, तो x NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये 0 चार्ज रखेगा। Cl एनायनिक लिगेंड है, एक Cl पे -1, दो Cl पे -2, प्लस करेंगे फर्दर, फिर से x आ गया, 6 Cl आ गए तो एक Cl -1, 6 Cl -6, ओवरऑल टोटल चार्ज हो गया 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या, 2x हो गया, ये वाला x और ये वाला x, 2x इज इक्वल्स टू आ गया 8। तो फर्दर x क्या आ गया, +4। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4 हो गई। तो पैरेंथेसिस में आपको रोमन नंबर में लिख देना है 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, सिंपल। तो आई होप आपको हर तरह के नॉमेनक्लेचर करना आ गया होगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है, एनायन है, काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, दोनों ही एनायन कैटायन दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड हो गए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे इनके उल्टा। उल्टा मतलब कि अभी हमने क्या किया, फॉर्मूला से नेमिंग करी है, कंपाउंड का नेम लिखा है। अब हमें सीखना है कि जो कंपाउंड है उसका अगर हमें नेम दे रखा है तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सिंपल है, अगर आपने वो वाली चीज सीख ली तो सेम ही रूल यहाँ पर लगेंगे, बस आपको उल्टा करना है और थोड़ा सा सेंस लगाना है यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए। तो पहले रूल्स देख लेते हैं। सेम फ्लो चार्ट मैंने यहाँ इजीनेस के लिए बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है स्टेप 1, क्या करना है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम पहले लिखना है। उस वाले रूल में क्या था, पहले लिगेंड्स लिखे जाएंगे। अगर आपने वहां पे ध्यान दिया होगा तो अगर ये फॉर्मूलाज जो हमने ये करे इसमें देखो सभी के अंदर सेंट्रल एटम पहले लिखा हुआ है। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर चाहे एनायन कैटायन जब भी है, जहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले एटम आया है, सेंट्रल एटम, मेटल एटम, उसके बाद लिगेंड्स आए हैं। तो वही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है कि जब फॉर्मूला हमें लिखना है, नेम से फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहला रूल है कि राइट द सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट, उसके बाद लिगेंड्स लिखने हैं। और लिगेंड्स भी सेम वही रूल कि अगर एक जैसे लिगेंड है तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सपोज 6 लिगेंड है, NH3 6 है तो NH3 ब्रैकेट के नीचे सबस्क्रिप्ट में 6 आ गया। अगर डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो उन लिगेंड्स को अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखना है। लिस्ट द लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर डिफरेंट लिगेंड्स हैं, अगर सेम लिगेंड है तो जितने लिगेंड हैं उन नंबर को, 6 है तो 6 नंबर को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, 4 है तो 4 को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, 2 है तो 2 को लिखना है, सबस्क्रिप्ट में नंबर जाएगा नीचे। पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो उनको भी अल्फाबेटिकली ही लिखना है, जैसे बाकी को लिखा जाएगा वैसे इनको लिखा जाएगा, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस सारे ही लिगेंड है एक जैसे। नेक्स्ट रूल है कि एनक्लोज एंटायर कॉम्प्लेक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स रिटन इन पैरेंथेसिस। अगर पॉलीएटॉमिक लिगेंड आ जाएंगे, जैसे सपोज मैंने क्या किया, COEN होल थ्राइस, ठीक है, ऐसे लिख दिया, तो ये पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मतलब कि एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, और पॉलीडेंटेट भी है, तो ये ऐसे आएगा। अगर मेरे पास क्या था, सपोज मेरे को COCl6 लिखना है, तो Cl सिंगल एटम है, तो इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखूंगी। जब मैं इसका नंबर लिखूंगी 6, इसके नीचे एज इट इज लिख दूंगी, पैरेंथेसिस में नहीं लिखना मुझे। COF6 लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखने की नीड नहीं है। अगर मुझे CONH3 लिखना है तो NH3 इज द पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक जितने भी लिगेंड्स होंगे उनको पैरेंथेसिस में लिखना है, अगर एक से ज्यादा वो लिगेंड प्रेजेंट है। अगर एक प्रेजेंट है तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की नीड नहीं है, बट अगर एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उनका नंबर हम पैरेंथेसिस लगा के लिखेंगे। और अगर सिंगल एटम वाले लिगेंड्स प्रेजेंट है, मोनोएटॉमिक लिगेंड्स प्रेजेंट है, चाहे वो एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो उनको पैरेंथेसिस लगा के उनके नंबर्स लिखने की नीड नहीं है, उनको एज इट इज लिख दिया जाएगा, Cl6F6। पॉलीएटॉमिक वाले में ब्रैकेट लगा के फिर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है राइट चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आउटसाइड द ब्रैकेट। अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज आ रहा है तो इस तरह से आउटसाइड लिखना है, बाहर की तरफ लिखना है। अगर कोई चार्ज नहीं आ रहा, काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन लिख देना, ठीक है। मेमोरी ट्रिक क्या है, यहाँ पर पहले लिगेंड्स मेटल लिखे जाएंगे, फिर लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर अगर चार्ज बच गया तो चार्ज आएगा ब्रैकेट के बाहर सुपरस्क्रिप्ट में। फाइनल स्टेप, राइट चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आउटसाइड ब्रैकेट, ये हम यहाँ भी पढ़ चुके। फाइनल यही स्टेप है कि चार्ज एंड में लिखना है, अगर प्रेजेंट है। न्यूट्रल है तो कोई चार्ज लिखने की नीड नहीं है, काउंटर आयन होगा तो चार्ज नहीं होगा, काउंटर आयन नहीं होगा तो चार्ज होगा। ओके, सो
लास्ट अब हमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। तो अभी हमने जितने रूल्स पढ़े हैं उनको माइंड में रख के आपको ये चीज करनी है। आप चाहते हो तो इन रूल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला रूल था, हमें क्या करना है, यहाँ पर भी पहचानना है कि भाई कैटायन है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एनायन है। कैटायन है तो पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लिखना है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब हम लिखना शुरू करेंगे तो पहले मेटल एटम लिखना है, उसके बाद लिगेंड्स लिखने हैं। तो हेक्साअमीन कोबाल्ट 3, तो इट मींस ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पहले आ गया, कैटायन है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो जी, क्योंकि जितना भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। हेक्साअमीन कोबाल्ट, पहले क्या लिखेंगे, अमीन लिखेंगे या कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है, अमीन लिगेंड्स है, तो सीओ को पहले लिखना है, सीओ लिख दिया। अमीन कितने हैं, हेक्सा, अमीन का फॉर्मूला इज NH3, तो NH3 होल 6, CO NH3 होल 6, ये आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब जो कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इस पूरे के ऊपर +3 चार्ज है, वो प्लस, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि +3, ठीक है, और बाद में क्या है, क्लोराइड आएगा। अगर ये क्लोराइड नहीं होता तो ये एज इट इज रह जाता, क्लोराइड है तो इट मींस इसके ऊपर जो चार्ज आया हुआ है वो चार्ज क्लोराइड आयंस न्यूट्रलाइज करेंगे। तो क्लोराइड आयन 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो जितने भी क्लोराइड आयन यहां पर लगेंगे वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें। तो अगर इसके ऊपर +3 चार्ज है, एक क्लोराइड आयन एक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि एक क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोराइड आयन की नीड होगी कि वो +3 को नलिफाई कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। तो अगर मैं यहां से +3 चार्ज हटाती हूं और क्लोराइड एज अ काउंटर आयन लगाती हूं तो मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी यहाँ पर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एज अ होल कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए 3 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है। तो बस बन गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, बहुत ईजी है, थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट, डायअमीन टेट्राब्रोमो प्लैटिनम 6, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगेन कैटायन है, तो स्क्वायर ब्रैकेट शुरू कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट में आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा और पहले मेटल एटम आएगा, तो मेटल क्या है, प्लैटिनम है, यहाँ पर प्लैटिनम का सिंबल PT। अब डायअमीन एक ये वाला कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, एक है टेट्राब्रोमो, तो अमीन ए पहले आता है तो अल्फाबेटिकली अमीन पहले आता है तो NH3 को पहले लिखा जाएगा और उसके बाद Br को लिखा जाएगा। NH3 पॉली एटॉमिक है और ये डाई है, तो NH3 क्या है, 2 है, पॉली एटॉमिक है तो इसको पैरेंथेसिस में इसका जितना भी नंबर है वो पैरेंथेसिस के बाहर लिखा जाएगा। ब्रोमीन सिंगल एटम है, तो बेशक ये 4 प्रेजेंट है तो इसका पैरेंथेसिस लगाने की नीड नहीं है, 4 मैं एज इट इज लगा दूंगी, ये रूल हमने पढ़ा था, Br 4 एज इट इज लग जाएगा। डन हो गया, पूरा हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स भी हो गए, मेटल एटम भी हो गया। अब बाहर क्या है, बाहर ब्रोमीन है अगेन, तब ये ब्रोमीन कितने आएंगे, ब्रोमाइड है तो Br आएगा, 1 2 3 4 कितने आएंगे, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है। तो अब मुझे ये तो नहीं पता, ये देखो यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर पता है, ये कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, +6, ये तो 0 क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। Br क्या है, ये 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, Br के ऊपर -1 चार्ज है तो ये -4 रखेंगे, तो टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा, अभी भी +2 रह जाएगा, इसका +6 इसका -4, टोटल चार्ज +2 अभी भी रह जाएगा। तो +2 को नलिफाई करने के लिए कितने ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है, 2, क्योंकि एक ब्रोमीन के ऊपर -1, 2 ब्रोमीन के ऊपर -2, तो 2 ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर फॉर्मूले में Br2 आ जाएगा। बस इतना सा सेंस आपको लगाना है और आपका काम बन जाएगा, ठीक है, डन, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, अच्छे से लिख देती हूँ इसको, PT NH3 होल ट्वाइस Br4, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डन, और Br2। नेक्स्ट इज टेट्रा एक्वा कैडमियम, टेट्रा एक्वा कैडमियम, तो अगेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो टेट्रा एक्वा मींस H2O 4 है, मेटल एटम क्या है, कैडमियम, जिसको पहले लिखना है, तो CD आ गया, डन हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फेयर को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में
इंक्लोज कर देंगे। नाइट्रेट रह गया, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। अब नेक्स्ट टास्क, लास्ट टास्क हमारा क्या होता है कि NO3 कितना होगा, 1 2 3 4 कितने होंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज बचा हुआ है। अगर कोई चार्ज नहीं बचा हुआ तो ये होगा ही नहीं, अगर चार्ज बचा है तभी ये कुछ ना कुछ 1 2 3 4 कुछ ना कुछ होगा। तो अब देखो कैडमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। ये एक्वा, ये तो बेचारे कोई चार्ज नहीं लेके आते, इनके ऊपर कोई चार्ज, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर कैडमियम के ऊपर +2 चार्ज है तो NO3, एक NO3 के ऊपर क्या होता है -1, तो इस +2 को नलिफाई करने के लिए NO3 कितने होने चाहिए, 2, तो NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझना है उसके बाद आप आराम से सारी चीज कर लोगे। नेक्स्ट, डाई अमीन सिल्वर 1 आयन, इसमें अब आयन लिखा हुआ है तो इट मींस, इसका मतलब क्या है कि काउंटर आयन नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। और यहाँ पर सिल्वर लिखा हुआ है तो इट मींस कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डाई अमीन है, NH3 2 और सिल्वर है, तो सिल्वर को पहले लिखेंगे, सेंट्रल एटम को पहले लिखा जाता है, डाई अमीन तो NH3 2 लिख दिया, और कोई लिगेंड है ही नहीं, ब्रैकेट में इंक्लोज किया। अगर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और सिल्वर लिखा हुआ है तो चार्ज प्लस में होगा, अगर ऐसा होता अर्जेंटेट तो चार्ज होता माइनस में, चार्ज प्लस में होगा, और 1 है तो ये तो कोई चार्ज कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे, तो इसके ऊपर +1 ही चार्ज आएगा। ठीक है, जब +1 चार्ज आएगा तभी तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकती है, अदरवाइज +1 नहीं होगी, क्योंकि ये तो कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे हैं चार्ज के अंदर। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट, सोडियम टेट्रासाइनोक्यूपरेट। अब क्यूपरेट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो ये टेट्रासाइनोक्यूपरेट है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और ये एनायन है, और सोडियम आपका काउंटर आयन है, तो सोडियम काउंटर आयन Na यूज होगा। 2 3 4 कितने होंगे वो भी हम देखेंगे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख लेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है टेट्रासाइनोक्यूपरेट, तो मेटल एटम है कॉपर, टेट्रासाइनो 4 साइनो है, एक साइनो पे -1, 4 साइनोइड पे -4। अब इस ये तो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, -4। कॉपर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, ये हो गई +1। तो ओवरऑल इस ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज रह गया, -3। -3 को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, +3। एक सोडियम के ऊपर +1, तो कितने सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, 3 सोडियम की, तो Na हो जाएगा 3। तो दिस विल बी द फॉर्मूला, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, सिल्वर हेक्सासाइनोफेरेट, तो अगेन हेक्सासाइनोफेरेट है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एनायन, सिल्वर हो जाएगा कैटायन, तो सिल्वर को Ag लिखना है, कितने होंगे नेक्स्ट जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख लेंगे तब पता चलेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, फेरेट है, तो आयरन को पहले लिखेंगे हेक्सासाइनोफेरेट Cn होल 6। अब सेम Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 Cn के ऊपर -6 चार्ज हो जाएगा, तो ये कितना चार्ज दे रहे हैं यहाँ पर -6, इसका चार्ज गिवन है कितना है, +2, तो ओवरऑल कितना बच गया, -4। -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +4 चाहिए, एक Ag +1 लेके आता है, हमें पता है, ये हम 10th क्लास से 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बहुत कॉमन चीज है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो एक Ag +1 चार्ज लेके आता है, तो यहाँ पर कितनी Ag की रिक्वायरमेंट होगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 4 Ag की, 4 Ag 4 पॉजिटिव लेके आएंगे तो ये -4 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है टेट्रा अमीन ऑक्सलेटो निकल 2, ऑक्सलेटो निकल 2, ठीक है जी भाई, आयन नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, और आगे कोई काउंटर आयन भी नहीं है, तो इट मींस कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं बचा, इसीलिए नहीं है। तो देखते हैं भाई कैसे है, टेट्रा अमीन 4 अमीन है और निकल सेंट्रल एटम है, तो पहले सेंट्रल एटम को लिखेंगे, 4 अमीन है NH3 होल 4, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट लगाते हैं, Cn पॉलीएटॉमिक है ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर Br पॉलीएटॉमिक नहीं है तो सिंपल लिख दिया, ये चीज भी याद रखनी है। ऑक्सलेटो, एक ही ऑक्सलेट है, डाई ट्राई या बेस ट्रेस कुछ भी नहीं लगा हुआ, ऑक्सलेटो है तो C2O4, ये ऑक्सलेट हो गया, ये भी पॉलीएटॉमिक है तो इसलिए इसको पैरेंथेसिस में लिख दिया, खत्म, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब देखते हैं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, +2 हो गई, ये तो कुछ भी नहीं करते, NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, और ऑक्सलेट पे क्या चार्ज होता है हमने पढ़ा है, C2O4
2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये आपस में इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये +2 है, ये -2 है, ओवरऑल चार्ज हो गया 0, तो इसको कोई काउंटर आयन की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ऐसा नहीं है कि काउंटर आयन नहीं है तो हमेशा आयन बनेगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, नहीं, 0 चार्ज भी हो सकता है, और अगर 0 चार्ज होगा तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ, इसके बाद ये आयन जैसे लगाते हैं ना, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको आयुपैक नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। So to like, share and subscribe my channel, and let's discuss another topic in next class. Thank you everyone.